क्या मिताली? पहली क्लास में तुम गोल हो जाती हो हैं? चलो बुला लो बाकी लोग को, कहाँ गए? चलिए, कल हमने जो है आपका एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। थोड़ा सा बेसिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, राइट? स्टार्ट कर दो। हाँ, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मैंने बताया था कि मेंस के जीएस पेपर है ना। मेंस की बात करें तो मेंस के जीएस पेपर 3 में आपका जो है क्या साक्षी हैं? चलिए, तो मैंने कहा था लेट आते हो, और लेट आते हो तो ऐसे आके बैठा करो जैसे किसी को पता। क्लास के बीच से यदि जाना है तो ऐसे जाओ कि किसी को पता। समझ गए ना भाई? ठीक है, चलिए, तो कुछ बेसिक एटिकेट्स है, ध्यान रखना है उसका। चलिए, तो एनवायरनमेंट मैंने कहा था कि कौन से पेपर में आता है? जीएस पेपर 3 में आता है, ठीक है। वहाँ पे जो सिलेबस में आपका बायोडाइवर्सिटी, EIA 2-3 टॉपिक लिखे हुए, तो सिलेबस में आपको देखना है। तो कल हमने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, है कि नहीं? वास्तविकी तंत्र के बारे में स्टार्ट किया था, तो उसी को थोड़ा सा इकोसिस्टम आपका जो है पूरा का पूरा तो इकोसिस्टम की परिभाषा देखा था कल हमने, इसकी डेफिनेशन देखी थी। आपका राइट डेफिनेशन आदित्य, नए बच्चे तुम याद थे कल? आए थे? तुम नहीं आए थे ना? तो डेफिनेशन क्या थी इसकी आपकी जो है ना, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अर्थ, हाँ आ जाओ, हैविंग इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। जो नए बच्चे आज पहली क्लास और लिख लेंगे, कल वालों को तो लिखवा दिया था। यूनिट ऑफ एरिया ऑफ अर्थ हैविंग इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका इकोसिस्टम कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। हिंदी में है जैविक और अजैविक तत्वों के बीच अंतर संबंध, राइट? बायोटिक में आपका जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस में आएंगे? आपके बायोटिक में आएंगे, आपके जो जैविक में आएंगे। और जितने भी नॉन लिविंग है किस में आएंगे? आपके अबायोटिक में आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि नॉन लिविंग में क्या क्या आएगा आपका? मेन आपका देखेंगे तो वाटर, आपका सॉइल, लैंड, एयर, सनलाइट वगैरह भी किस में आ जाएगी? आपकी अबायोटिक में आएगा। तो इनके बिना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जीवित चीजें हैं, उनका जीवन संभव है क्या? नहीं संभव है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। बिकॉज ऑफ विदाउट अबायोटिक एलिमेंट्स नॉट पॉसिबल टू डेवलप लिविंग ऑर्गेनिज्म। आ रहे हो समझ में? तो इसी पूरे इंटर रिलेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस इंटर रिलेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं?
इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम की परिभाषा आगे बस समझ में। अब इसके कंपाउंड्स हमको आज देखने, कंपाउंड्स देखे बताए थे कि नहीं बताए थे, स्टार्ट हुआ था क्या? कंपाउंड्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स का मतलब है इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो इसके फिर से वही दो आ जाएंगे, बायोटिक एलिमेंट्स, जैविक और अजैविक, अबायोटिक कंपाउंड्स में आएंगे हम लोग आज। तो इसके इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि देयर इज अ टू कंपाउंड्स या टू एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एक हो गया बायोटिक एंड दूसरा हो गया अबायोटिक। बायोटिक का मतलब फिर से बता ही दिया मैंने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, सब किस में आएंगे? आपके बायोटिक में आएंगे। आ रही बात समझ में? सभी जितने भी जीवित जीव है और पेड़ पौधे सब किस में आएंगे? आपके बायोटिक में आएंगे, राइट। अब इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है आपका ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, और दूसरा है आपका हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी। ये में डिवाइड करते हैं हम लोग जो है। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ? जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, है कि नहीं? आपका जो है खुद का भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, फॉर्म देयर फीड बाय इटसेल्फ। आ रही बात समझ में? तो खुद का भोजन खुद कौन बनाते हैं? तुम लोग बनाते होंगे, बनाते हो? देखो खुद का भोजन खुद बना रहे हैं इन लोग। ठीक है, ठीक है, भोजन बना रहे हो, लेकिन जो भोजन बनाने के लिए डाल रहे हो वो कहीं और से पहले से बना बनाया आता है ना। चावल है तो कहीं और से आएगा पहले से, आपका जो है ना, बात समझ में। तो ऑटोट्रॉप्स की परिभाषा क्या हो गई आपकी? जो स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये मुख्य रूप से पृथ्वी पर देखेंगे तो कौन मिलते हैं? आपके ग्रीन प्लांट्स। इसके अंतर्गत कौन आ जाएंगे? आपका जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, हरे पौधे हैं, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर है? ऑटोट्रॉप्स में। और चूंकि ये ग्रीन प्लांट्स भोजन उत्पादन करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। तो ये क्वेश्चन आता है आपके जो है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स किसको कहा जाता है? तो ग्रीन प्लांट्स को कहा जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू अभी पढ़ेंगे, आपका भोजन बनाने का काम, फीड फॉर्म करने का काम करते हैं। आगे बस समझ में। अब आते हैं हेट्रोट्रॉप्स में। तो हेट्रोट्रॉप्स को फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, आपका कंज्यूमर्स, उपभोक्ता, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स, अपघटक। आपका जो है उपभोक्ता एवं अपघटक। आया समझ में? कंज्यूमर्स का मतलब जो हरे पेड़ पौधों को खा करके और फिर उनको खा करके आगे के फूड चेन चलती है। तो इसमें तीन आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राथमिक, द्वितीयक, और टर्सरी। प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक और टर्सरी, तृतीयक। आगे बस समझ में। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को
इसमें कौन आएंगे आपके शाकाहारी जानवर, जितने भी शाकाहारी है हर्बीवोर्स है, किसमें आएंगे आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स में आएंगे। आई बात समझ में? इनको खा करके जिंदा रहते वो कौन में आएंगे आपके कार्निवोर्स, मांसाहारी आ जाएंगे, कार्निवोर्स। और इसमें आएंगे, इसको कहते हैं उच्च मांसाहारी, सर्वाहारी नहीं आएगा, सर्वाहारी एक अलग कैटेगरी है, हाई कार्निवोर्स। आया समझ में? तो कंज्यूमर्स उपभोक्ता में आएंगे, प्राइमरी में कौन से आ जाएंगे, जितने भी शाकाहारी जानवर है। तो शाकाहारी जानवर कौन कौन है भाई? हाँ है ना, गाय बैल भैंस बकरी तो निकाल ही लोगे, मेंढक क्या है? है ना, तो टिड्डा आ जाएगा इसमें शाकाहारी में। इंसेक्ट जितने भी है आपके किसमें आएंगे आपके, है ना। तो इसलिए यूपीएससी ये नहीं लिखेगा गाय बैल भैंस बकरी, नहीं लिखेगा वहाँ पे, है ना, वो टिड्डा देगा। टिड्डे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ स्पेलिंग बोलो। TRCRI, वाह ये तो क्रिकेट हो गया है। सही में यही बोलते हैं? हाँ ठीक है, सी नहीं आएगा तो ये तो लिखा ही मैंने, कि हटा देना है। अच्छा ये वाला क्रिकेट देख लो भाई, क्रॉस चेक कर लो। बाकी जो कीट पतंग, इसको हम लोग कीट पतंगे का, जितने इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स किसमें आएंगे आपके, जितने भी कीट पतंगे हैं, कीड़े जो कीट पतंगे है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कीट पतंगे। तो ये किस में आएंगे आपके कीट पतंगे, किसको खाते हैं, पत्तियों को खा करके, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो लगाना तो कॉमन सेंस ही है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्राइमरी शाकाहारी में कुछ इस टाइप से नाम आएंगे, ठीक है। तो के रहेगा कि शुरू में सी रहेगा? हाँ ये वाला शुरू में के रहेगा, ठीक है। नहीं ना के लिखा था ना मैं तो, ठीक है। चलिए टिड्डा, टिड्डा जो है आपका घास फूस खाता है, उसको खा करके फिर मेंढक वगैरह खाते हैं। तो शाकाहारी जानवरों के नाम जो कॉमन है वो तो जानते ही हो, बाकी इसके अलावा थोड़ा सा कई जगह यूपीएससी फंसाने की कोशिश करेगा आपको, ऐसा कुछ जानवर का नाम दे देगा जो कॉमन सेंस वहाँ पे अनकॉमन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन एक ही कि जितने भी जानवर उनवर है थोड़ा सा देखते रहो, क्या घास फूस खा रहा है, कौन मांस मटन खा रहा है, ठीक है। एनीवे तो पहला हो गया आपका शाकाहारी। शाकाहारी को जो है सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लो ना, ये कॉमन सेंस में नहीं आएगा आपके, इंपॉर्टेंट नोट करके डाल दो। क्या डालोगे कि शाकाहारी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझ में आ गया? सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, क्यों कहा जाता है समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आगे के फूड चेन के लिए ये प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। प्राइमरी तो हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही रहेंगे, तो ग्रीन प्लांट्स ही मेन प्रोड्यूसर्स है देखा जाए तो, लेकिन ग्रीन प्लांट्स को खा के शाकाहारी जानवर जिंदा रहते हैं, अपने शरीर का विकास करते हैं, और फिर इन शाकाहारी जानवर को खा के आगे के मांसाहारी जीवित रहते हैं। तो आगे के मांसाहारी जानवरों के लिए प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा है? शाकाहारी कर रहा है आपका जो है कि नहीं। चिकन मटन, तो मुर्गा किस में आएगा? मुर्गा मांसाहारी में आएगा। नेचुरली, नेचुरल देखो, नेचुरल की बात सोचो, सर्वाहारी में आ जाएगा मतलब नेचुरली। हाँ केचुआ जो खाता है नेचुरली खा लेता है, हाँ नेचुरली खिलाएंगे उसको, तो दाना पानी भी खिलाते हैं, और तो सर्वाहारी में आ जाएगा, ठीक है। तो एक अलग कैटेगरी ओमनिस, दोनों खाने वाले, तो इस तरीके से कॉमन सेंस वहाँ लगाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं मांसाहारी में। तो मांसाहारी तो शाकाहारी को खा के जिंदा रहेंगे। उच्च मांसाहारी और दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उच्च मांसाहारी वे मांसाहारी होते हैं जिनको मारकर कोई और नहीं खा सकता है,
उसको हम किस में रखते हैं आपका जो है फूड चेन में, जिनको मारकर कोई और नहीं खा सकता है उसको उच्च मांसाहारी में रखते हैं, कोई नहीं खा सकता। आया समझ में? आपका जो है नॉट किल्ड बाई इन अदर एनिमल्स, उसको हम लोग हाई कार्निवोर्स में रखते हैं। इसमें शेर आएगा, है ना, आपका टाइगर आ जाएगा, लॉयन आ जाएगा, पैंथर आ जाएगा, ये सब हाई कार्निवोर्स में आएंगे, क्योंकि इनको फूड चेन में इनको मार करके डायरेक्टली कोई नहीं खाता है। आ रही बात समझ में? शेर और लायन एक दूसरे कब खाते देख लिया तुमने? ये इनको मार के खा सकते हैं मांसाहारी को, लेकिन मांसाहारी ये बाकी जो मांसाहारी इसको मार के नहीं खा सकते हैं, है ना। इधर से तो खा ही लेंगे, टाइगर तो जितने भी टाइगर तो शाकाहारी को भी खाएगा और मांसाहारी को भी खाएगा, है ना। आपका जो हिरन को भी खाएगा, हिरन शाकाहारी में आएगा, तो टाइगर हिरन को भी खा सकता है शाकाहारी को, और लोमड़ी को भी खा सकता है मार करके, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा कि सभी उच्च मांसाहारी होते हैं, सही है। ऑल द हाई कार्निवोर्स आर कार्निवोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन ऑल कार्निवोर्स और हाई कार्निवोर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कुछ कार्निवोर्स क्या होंगे आपके हाई कार्निवोर्स में आते हैं। आया समझ में? तो फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पे हाई कार्निवोर्स रहते हैं। और हाई कार्निवोर्स का मतलब समझ में आ गया आपका जो है। तो ये कंज्यूमर्स में, टर्सरी कंज्यूमर्स में आते हैं आपके जो है उच्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है या स्टेटमेंट वगैरह जो भी देगा तो उसमें लिखे रहेगा आपका जो है कि शेर उच्च मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता है। शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता, या फिर दे देगा लोमड़ी तृतीयक उपभोक्ता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी निकाल पाओगे ना भाई। लोमड़ी किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। सिर्फ ऊपर के जो जानवर है, शेर है, तेंदुआ है, चीता है ना, आपका जो है जो या जिसको मार के कोई और नहीं खा सकता है, वही बस किस में आएंगे? आपके थर्ड उपभोक्ता में आएंगे, थर्ड कंज्यूमर में आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर में आएंगे, तृतीयक में। आया समझ में? तो वो कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन बनाएगा वहाँ पे। आगे बस समझ निकाल लोगे आंसर आराम से, ठीक है। हाँ, कौन क्या पूछे बोलो? क्या? लोमड़ी को तो शेर वेर खा सकते, क्यों नहीं खा सकते? हाँ, शेर तो किसी को भी मार के खा सकता है, ठीक है। तुमको भी मार के खा लेगा जाओगे तो ठीक है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे समझ में आ गया। तो ये तो कॉमन सेंस था आपका, एक नया वर्ड दे रहा हूँ, वो आपके लिए कॉमन सेंस नहीं है अभी तक। जितने भी मांसाहारी जानवर है उसको हम लोग प्रीडेटर्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं आपका जो है, हिंदी में भी प्रीडेटर्स कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा मांसाहारी करके वर्ड यूज नहीं करेगा, कार्निवोर्स वर्ड यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन पूछेगा विच वन इज अ प्रीडेटर, और प्रीडेटर्स का मतलब नहीं पता है तो आंसर निकाल पाओगे क्या? इसके पहले नहीं पता था प्रीडेटर्स, मतलब जो बायोलॉजी वगैरह पढ़े उनको पता भी होगा, लेकिन जनरली कॉमन सेंस वालों को कॉमन सेंस अनकॉमन होता है तो नहीं पता होगा। पता था इसके पहले? तो ये वर्ड याद रखना है कि जितने भी सभी मांसाहारी किसमें आ जाएंगे आपके वन वर्ड में, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का सिंपल सा मतलब होता है जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरे जीवों को, घास फूस को नहीं, दूसरे जीवों को मारकर, तो इसमें शाकाहारी नहीं आएंगे। जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन, तुम लोग भी आ जाओगे, मुर्गा और मटन खाने वाले लोग सभी आ जाएंगे। दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन, तो जो मांसाहारी लोग आ जाएंगे। आ जाओगे? दूसरे जीवों को मार करके अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्वेश्चंस की कीवर्ड्स के रूप में याद रखना। वहाँ पे प्रीडेटर्स नहीं पता तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। आगे बस समझ में। तो जितने भी मांसाहारी है, चाहे वह कुत्ता बिल्ली, किस में आएंगे? नेचुरली देखेंगे तो दोनों के दोनों मांसाहारी में आएंगे, कार्निवोर्स,
है ना। वो तो बाद में हमने पालना स्टार्ट किया, पाल पोस करके फिर उसको दूध पिलाना स्टार्ट किया और बाकी चीज़ें करना स्टार्ट किया। लेकिन नेचुरली देखेंगे इकोसिस्टम में तो यदि जंगल में रहते हैं तो बिल्ली हो चाहे कुत्ता हो, जानवर मार के ही खाएंगे। बिल्ली है तो चूहा मार के और चूहा टाइप की कोई चीज़ मार के खाएगी, है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा समझ में आ रहा है? तो ये प्रीडेटर्स वर्ड हो गया। चलिए ये हो गया आपके कंज्यूमर्स। अब फाइनली चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे शाकाहारी जानवर हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे उच्च मांसाहारी हो, फाइनली जब मर जाते हैं अंतिम सत्य क्या है? एक ही मात्र निश्चित चीज है वो दुनिया में, जीवन में वो एक ही निश्चित चीज, वह कौन सी है आपकी? तो जितने भी मृत जीव है, वनस्पति है, डेड, तो जितने भी डेड फ्लोरा एंड फौना है उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? बैक्टीरियाज करते हैं। तो डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं? डेड फ्लोरा एंड फौना। तो इसमें इसको डिकम्पोज करने का काम करेंगे हमारे बैक्टीरियाज, आपका फंजाई, ये सब स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो है डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। आया समझ में? जब पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाती है कुछ दिनों बाद सड़ गल करके फिर से वो सॉइल का पार्ट बन जाती है। हम लोग भी, हम तो जला दिए जाते हैं, बात अलग है, लेकिन जहाँ पे दफनाया जाता है तो दफनाने के बाद कुछ दिनों बाद सिर्फ हड्डी बचेगी और आपका मांस खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से तो ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके? डिकम्पोजर्स। फाइनली इस सभी को अंत में ख़त्म करने का काम, मरने के पश्चात नष्ट करने का काम कौन करते हैं? आपके जो है डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये हमारे प्रकृति के लिए, नेचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का मेहतर। मेहतर एक कास्ट से रिलेटेड वर्ड है। इंग्लिश में स्कीवेंजर्स, स्कीवेंजर्स ऑफ नेचर कहा जाता है। स्कीवेंजर्स ऑफ, क्योंकि नेचर को साफ सफाई करने का काम कौन करते हैं? ये डिकम्पोजर्स कहते हैं। यदि ये भी नहीं होंगे तो हम लोग यहाँ पर अभी होते क्या? नहीं होते। सब तरफ बदबू ही बदबू होती, कई सारी जहरीली गैसें होती, एटमॉस्फेयर रहने लायक नहीं रहता। तो ये जो स्मॉल बैक्टीरिया भी है वो भी हमारे लिए इकोसिस्टम में काम की चीज़ है। आया समझ में? तो उसको भी धन्यवाद देने की, मौका मिले तो देने की ज़रूरत है। समझ में आए ना भाई? हम लोग इग्नोर मार देते हैं ना, हमको पता ही नहीं रहता कि बैक्टीरिया भी हमारे लिए इतने काम के होते, इतना काम की चीज़ें करते, फंजाई भी इतने काम के होते। बस बीमारी फैलाते तो बैक्टीरिया को गाली जरूर दे देते हैं वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हमारे बीमारी फैलाने का काम भी करते हैं, लेकिन वो अलग बैक्टीरिया है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जो नेचर को साफ करने का काम करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है? स्कीवेंजर्स ऑफ नेचर कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा स्कीवेंजर्स ऑफ नेचर का संबंध किससे है? तो समझ में आ गया? चलिए, हाँ क्या चीज़? हाँ गिद्ध भी वही आया, गिद्ध भी तो आपका वही काम करता है, गिद्ध भी आ जाएगा इसमें। जो खास करके खुले में बड़े जानवर वगैरह मरते हैं तो गिद्ध भी उनको साफ सफाई करने का काम करता है। तो गिद्ध भी डिकम्पोजर्स में ही आएगा इनडायरेक्टली जो है, ठीक है। लेकिन वो अपना भोजन लेता है, ठीक है, पूरा नहीं लेता है, लेकिन बचा कुचा तो फिर ये बैक्टीरिया वगैरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो गिद्ध जो है, इसके अलावा डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोजिशन, अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है आपके जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स है आपके जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके जो है सरल कंपाउंड्स में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू सिंपल, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपके जो है डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, इसमें ऑक्सीडेशन वगैरह की क्रिया होती है। आए समझ में?
तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में परिवर्तन, जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में परिवर्तन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कन्वर्ट्स इनटू द सिंपल कंपाउंड्स, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आपका डिकम्पोजिशन कहते हैं। आया समझ में? तो इसमें भी ऑक्सीडेशन आदि की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है ना। बहुत बारीकी से समझना होता है यूपीएससी के क्वेश्चन, ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। ऊपर ऊपर ये सीजीपीएससी और जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे वाले होते हैं। यूपीएससी जो कॉन्सेप्ट बेस पर जो क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी वो छोटी सरल चीज़ को भी ऐसा फंसाएगा कि आप, ठीक है, सरल नहीं रह जाता है फिर वो। जैसे मैंने कहा ना, फूड चेन में डायटम वर्ड दे दिया था, अब डायटम नहीं पता आप लोग को, तो फिर फूड चेन में डायटम लिख दिया था, अब डायटम नहीं पता, तो आप फूड चेन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है फूड चेन तुम्हारा, लेकिन डायटम क्या है? और ये ऐसा नहीं कि 6वीं क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है और कोई नया वर्ड यूज नहीं किया, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू होना ही है, 6वीं से 12वीं तक। साइंस की कम से कम 6वीं से 10वीं तक, बार बार हम लोग बोलते हैं। तो कुछ बेसिक वर्ड्स है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो कहाँ से मिल जाती है आपको? एनसीईआरटी से। और जो यूपीएससी ने पूछा हुआ, लिटरली बताओ, 6 क्लास की एनसीईआरटी में दिया, वही डायग्राम उठा के पूछ दिया है, लाइन टू लाइन वही डायग्राम उठा करके पूछ दिया है। तो वो थोड़ा सा एनसीईआरटी को भी ध्यान रखना है। एनीवे, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपका जो है। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए? बायोटिक एलिमेंट्स। तो बायोटिक एलिमेंट्स में क्या क्या क्वेश्चन आएगा समझ में आ गया? ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या है, हेटरोट्रॉप्स क्या है? हेटरोट्रॉप्स में पूछेगा कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन आते हैं, सेकेंडरी कौन आते हैं, टर्सरी कौन आते हैं, सब क्वेश्चंस आपका स्टेटमेंट के रूप में या फिर फैक्चुअल जो भी बनना है बनते हैं। आगे बस समझ में, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आते हैं अबायोटिक में। तो अबायोटिक में इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका, ठीक है, ऑर्गेनिक, कार्बनिक कहते हैं हिंदी में, और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। चलिए, तो अबायोटिक में कौन आते हैं? जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी, नॉन लिविंग थिंग्स है, वो किस में आएंगे? आपके जो है अबायोटिक में आएंगे। तो उसको हम लोग फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हिंदी में कार्बनिक है, तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के यौगिक, नहीं यहाँ पे यौगिक वर्ड बार बार आ रहा है, तो केमिस्ट्री वाला कौन है यहाँ पे? कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स वालों को तो बिल्कुल नहीं पता होगा, है? फिर मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? हाँ, एक निश्चित अनुपात में जब कोई चीज क्या होते हैं आपके बंधे होते हैं, है ना। मिक्सचर को हम अलग अलग कर लेंगे, लेकिन कंपाउंड्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंड, जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ग्लूकोज, C6H12O6। अब ये मेरे ख्याल से कॉमर्स वाले भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जानते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम है, क्या मिताली? C6H12O6। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक पर्टिकुलर रेशियो में आपका क्या है? बॉन्डेड है, बंधा हुआ है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर रेशियो में जो जुड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है, ग्लूकोज, फ्रिक्टोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किस में आएंगे? आपके जो है जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स है सब किस में आएंगे? आपके जो कार्बनिक, है ना। अब कंफ्यूजन कहाँ पर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ।
ठीक है, वो नहीं आएंगे क्योंकि वो गैसेस है। गैसेस जितने भी गैसेस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, किस में आएंगे आपके जो है जितने भी गैसेस है ना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, सब किस में आएंगे आपके इनऑर्गेनिक में आएंगे। तो यहाँ पे सी जरूर है, कार्बन जरूर है, लेकिन उसको हम लोग उसमें नहीं ले सकते। आया समझ में? हाँ बोलो। हाँ, गैस एक मिक्सचर के रूप में होता है। क्या बोल रहे हो? वो एक अलग हो गया, तो किसी को तो रेत को भी करते हैं आग बुझाने के लिए। शुष्क, वो तो शुष्क गैस, उसको ड्राई बर्फ शुष्क बर्फ कहा जाता है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कंडेंस में यूज करते हैं, वो एक अलग मुद्दा होगा, इसमें उसकी क्या जरूरत। मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कार्बन के कंपाउंड्स किस में आते हैं, ऑर्गेनिक में आते हैं। तो कार्बन देख करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी किस में मार देंगे, ऑर्गेनिक में। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बन जितनी भी गैसेस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, मेथेन हो, है ना, मेथेन का फॉर्मूला भी CH4 है ना, जिसका केमिस्ट्री बहुत पहले पढ़ा होगा उनको नहीं पता होगा। CH4 क्या होता है आपका, मेथेन, इसमें भी कार्बन है। तो कार्बन देख करके क्या मार दोगे, ऑर्गेनिक मार दोगे, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं आते हो, किस में आते हैं आपके जितने भी गैसेस है वह इनऑर्गेनिक में आएंगे, क्योंकि गैसेस जो है जनरली मिक्सचर के रूप में होती है, अलग अलग रेशियो में चेंज होती रहती है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए जितने भी कार्बन से रिलेटेड गैसेस है और बाकी भी है वो किस में आएंगे, आपके इनऑर्गेनिक में आएंगे। आया समझ में जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। इसमें सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स ही आएंगे, इसमें सिर्फ किस में आएंगे आपके जो है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इनऑर्गेनिक में आते हैं। इनऑर्गेनिक में इसको हम लोग क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सबसे पहला आ जाएगा इनऑर्गेनिक में सनलाइट, ऊर्जा। मेन इकोसिस्टम के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या हमारा, सनलाइट है, तो एनर्जी के रूप में आ जाएगा आपका ऊर्जा। आगे बस समझ में, सनलाइट आपका जो है। दूसरा वाटर, एयर, एयर मतलब गैसेस लिख ही दिया वैसे तो, जितने भी गैसेस है। इसके अलावा जितने भी मिनरल्स है, खनिज, ये सब किस में आएंगे आपके इनऑर्गेनिक में आएंगे। ये सब किस में आएंगे आपके जो है ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन जैसे है आपका C2H6, एथेन, मीथेन, सब सॉरी एथेन उथेन आता है आपका जो है ना, C2H6, ये सब भी आएंगे इसमें। C6H6 बेंजीन वगैरह क्या फार्मूला है ना, ये सब भी आएंगे। ठीक है। एथेन, इसको C2H4 है आपका, C2H4 को एथेन कहते हैं। एथेनॉल वगैरह जो बनते हैं उसी से एथेनॉल वगैरह बनेंगे बाद में। ये आपका बेंजीन का फॉर्मूला होगा। ये सब ऑर्गेनिक में आएंगे। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आपके इससे कुछ एल्कोहल वगैरह बन जाए। मेथेनॉल है तो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। CH3OH किस क्या होता है, मेथेनॉल, जहरीला होता है। इसको एल्कोहल को पीने के लिए यूज नहीं करते मेथेनॉल को, ये जहरीला होता है। CH3OH मेथेनॉल लिख लो, कहीं काम आएगा, मेथेनॉल। और जो पीने के लिए यूज करते हैं, जो पीने खाने वाले लोग, इसमें एथेनॉल मिला होता है, और उसी को एनर्जी के रूप में भी हम लोग आज की डेट में एथेनॉल, है ना, शुगर केन से जो निकालते हैं ना, और पेट्रोल में आजकल एथेनॉल मिक्सर की बात चल रही है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। तो ये यूज किया जाता है आपका। और जो एल्कोहल होता है पीने वाला, वो इसकी ही सीमित मात्रा होती है, ज़्यादा पियोगे तो ये भी नुकसान करेगा। समझ गए क्या बोल रहे हो? मेथेन भी आ जाएगा इसमें ना, मेथेन को इसके निकाल के इधर डाल देना। मेथेन भी कार्बन के कंपाउंड्स में आ जाता है, ये वाला
मीथेन आ जाएगा, ठीक है, इसमें इसको डाल देना मीथेन, CH4, एथेन मीथेन, ये आपका एथेन हो गया, ये आपका मीथेन हो गया। इसके अलावा जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? ना, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, C12H22O11, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स है, C12H22O11, सुक्रोज भी इसी में आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसी में आएंगे सब, तो ये सभी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही बनेगा, कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है, तो वहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कार्बन के कंपाउंड्स है, खास करके गैसेस में कन्फ्यूजन होता है, वो भी मेथिन मैंने उधर डाल दिया है, ये वाले गैसेस में कन्फ्यूजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन के कंपाउंड्स में एक चीज़ और दिमाग में डाल लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मेन कॉम्बिनेशन मिलता है, किसका मिलता है? आपका जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये तीन कॉम्बाइन होंगे आपके एक पर्टिकुलर रेशियो में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स में रखेंगे। क्लियर है अब? राइट। और इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड वगैरह नहीं आएंगे। क्लियर पॉइंट? तो ये याद रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आए उसके कॉन्टेक्स्ट में। अकार्बनिक में समझ में आ गया, जितने भी नॉन लिविंग में जो ये चीज़ें हैं सब किस में आएंगी आपकी, जो है जिसमें कार्बन का संबंध नहीं है वो सब किस में आ जाएंगी? आपकी इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। कोई डाउट किसी को? अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जितना भी अभी हमने पढ़ा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोटिक, अबायोटिक, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है? यदि क्वेश्चन आएगा तो बताओ। अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन आ गया कि इकोसिस्टम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा है? ठीक है, चलो 4 ऑप्शन देता हूं। वाटर, बी गैसेस, सी एनर्जी, डी सॉइल। विकास बाबू, विकासशील, विकास क्यों नहीं आ रहा? उसको भी तो आना था क्लास में, ऑप्शनल भी तो इस टॉपिक कवर कर रहा हूँ। हाँ, एनर्जी वाले कितने लोग हैं? ठीक है, तो एनर्जी ही आएगा, क्योंकि बिना एनर्जी के, सूर्य की ऊर्जा के हमारा जीवन संभव है क्या? पेड़ पौधे भी सबसे पहले क्या लेते हैं? 99% ऊर्जा का स्रोत कौन है हमारा? सनलाइट है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आगे की फूड चेन बनेगी नहीं, तो इकोसिस्टम होगा क्या? नहीं होगा। इकोसिस्टम का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। आई ना बात समझ में? तो इसलिए सभी कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन सा हो गया आपका? जो है एनर्जी कंपोनेंट, ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। आया समझ में? इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि तीसरा कंपोनेंट्स मान लेते हैं हम लोग, मुख्यतः 2 है, इसलिए तीसरा कंपोनेंट्स, थर्ड कंपोनेंट्स कंसिडर्ड एज एनर्जी को जो है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाए कभी कि तीसरा कंपोनेंट्स किसको माना जाता है? तो आपका जो है कौन किसको माना जाता है? कंसिडर थर्ड कंपोनेंट्स किसको मानते हैं हम लोग? जो है एनर्जी को, तीसरा घटक। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का तीसरा घटक किसको माना जाता है या किसको कहा जाता है? तो कुछ इकोलॉजिस्ट लोग ऊर्जा को एक अलग घटक के रूप में कंसिडर करते हैं और थर्ड घटक मानते हैं, थर्ड कंपोनेंट्स मानते हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। विदाउट एनर्जी कंपोनेंट्स नॉट पॉसिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। आ रही बात समझ में अच्छे से? है ना? कॉन्सेप्ट समझना, बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड रहेंगे, इसलिए आराम से इसको पढ़ा रहा हूँ, समझ गए ना? और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। बायोडाइवर्सिटी और अदर टॉपिक बहुत सारे पढ़ेंगे, तो वो सब भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े होते हैं। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि सम इकोलॉजिस्ट या इट मे बी कंसिडर्ड थर्ड कंपोनेंट आपका जो है कौन सा? आपका जो है एनर्जी को। आगे बस समझ में? तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ क्या हो गया आपका जो है? इकोसिस्टम। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं।
क्लियर है एकदम कॉन्सेप्ट? कोई भी क्वेश्चन आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्सरी कंज्यूमर क्या है ना, कॉर्निवोर्स, हाई कॉर्निवोर्स, ये सब वर्ड्स अच्छे से, प्रीडेटर्स जो मैंने बताया है ना, ये कॉमन सेंस में नहीं आएगा प्रीडेटर्स, तो उसको याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग सम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी। ये ऑप्शनल में एक टॉपिक भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी के नियम करके ऑप्शनल का सिलेबस रखे हो, तो ऑप्शनल में सिलेबस में है, जीएस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे ऑप्शनल रखो चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल रखो चाहे ना रखो, अदर सेंस में इसको पढ़ना ही पड़ता है, इसलिए मैं इस हेडिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ इसको, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के नियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, पारिस्थितिकी के नियम। सिलेबस में पहला ही टॉपिक ये वाला होगा ऑप्शनल में। तो नियम का मतलब है कि कुछ फिक्स्ड प्रोसेस या फिक्स्ड सिस्टम होगा आपका जो, तो हर चीज़ एक पर्टिकुलर नियम से ही चलती है ना। तुम लोग भी एक पर्टिकुलर नियम से ही चलते होंगे, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, कब पढ़ना है। और जो बिना नियम के चलता है वो पागल ही होता है ना, पागल ही हो सकता है जो बिना नियम के चल रहा होगा। इवन जानवर भी, वो भी अपने नियम से ही चलते हैं, वो भी अब क्या जो पर्टिकुलर टाइम पे उनका उठने का टाइम होगा, खाने पीने घूमने फिरने का टाइम होगा, खाना पीना मिल गया पेट भर के, फिर आराम करने का टाइम होगा उनका भी, जो रात को उनको भी सोना होता है। ठीक है, वो बात अलग है, हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे डिस्टर्ब कर दिया है कि रात के समय शहरों के आसपास लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अंधेरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उनको सूर्य का नॉलेज नहीं है, इसलिए उनका जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको भी हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। अब जंगल से सड़कें निकाल दी, रात को गाड़ियाँ चलती है, लाइट आती है, हॉर्न बजता है, तो उनकी नींदें, तो उसके कारण से भी कई सारे जीव जंतु यदि अडॉप्ट नहीं कर पाए तो मर जाते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु क्या हो जाएंगे, या तो माइग्रेट कर जाएंगे या फिर मर जाते हैं, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम कहीं ना कहीं क्या हो गया, हमने डिस्टर्ब कर दिया है। आई ना बात समझ में? तो इसी को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी के नियम। मतलब जो हमारा इकोसिस्टम है वह भी कुछ पर्टिकुलर नियमों के आधार पर ही क्या होता है, फंक्शनिंग करता है, कार्य करता है। और वो नियम यदि सही सलामत चल रहे तो पारिस्थितिकी तंत्र आपका संतुलित रहता है। और कुछ हमने डिस्टर्ब कर दिया, नेचुरली डिस्टर्ब तो होता है, बाढ़, सूखा, इन सब के कारण से होता है, लेकिन हम लोग उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स ह्यूमन बींग्स आज की डेट में, तो उसके कारण से भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ है। इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे सामने, हीट वेव्स, ये सब वर्ड्स आएंगे आगे, क्रिएट हो रही है। आ रही बात समझ में? तो पारिस्थितिकी के नियम का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी आपका क्या है, एक संतुलित रूप से कार्य करती है। इकोसिस्टम आपका क्या होता है, इन नियमों के आधार पर ही पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बना रहता है, आपका जो है संतुलन बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, बैलेंस इन इकोसिस्टम थ्रू दिस पढ़ेंगे वाले आपके फॉलोइंग रूल्स या प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है। आ रही बात समझ में कि इकोसिस्टम संतुलित कैसे बना हुआ है, इन प्रिंसिपल्स के थ्रू ही बना हुआ है। तो पहला प्रिंसिपल्स जो हमने अभी देखा, इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स। पहला प्रिंसिपल तो यही है कि किसी भी इकोसिस्टम में दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, रिलेशन पाया जाता है, अंतर संबंध पाया जाता है। हिंदी में लिख लीजिए, जैविक और अजैविक तत्वों या घटकों के बीच अंतर संबंध पाया जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला इंसान ही है, बाकी तो नेचुरली शेर भी, मैंने कहा ना कि शेर भी उतना ही शिकार करता है जितना उसको पेट भरने के लिए ज़रूरत है। दिन में एक ही मारेगा, पेट भर गया, बाकी और उसके संगी साथी खा लेते हैं। ठीक है, अब सबका पेट नहीं भरा तो फिर दूसरा शिकार करेंगे। लेकिन एक मनुष्य है जो कल की ज़्यादा चिंता करता है, शेर कल की चिंता नहीं करता, वो कल पे छोड़ देता है। हम लोग कल की ज़्यादा चिंता करते हैं, कल के लिए बचा के रखे, कल के लिए ये करके रखे, जबकि प्रकृति क्या कहती है,
सिर्फ आज की चिंता करो, ठीक है, और बाकी चिंता कौन करेगा? प्रकृति खुद तुम्हारा कर लेगी, लेकिन हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा है कि करनी पड़ती है। एनीवे, तो पहला ये समझ में आ गया। तो पहला ये रूल है, जैसे मैंने कहा कि अबायोटिक के बिना बायोटिक का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और ये बायोटिक भी अबायोटिक में क्या करते रहते हैं? चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है नहीं। पेड़ पौधे भी आपके जो है सॉइल को क्या कर देते हैं? फर्टाइल करते हैं। जैसे जो दलहनी फसलें होती है, लेग्यूमिनस फैमिली के क्रॉप्स होती है, पढ़ेंगे आगे, सब अभी नया नया वर्ड लग रहा होगा कई लोगों को जो बायोलॉजी वाले नहीं होंगे, खासकर कॉमर्स वालों को ज़्यादा लगता है, ठीक है, साइंस वाले थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉमर्स 11वीं के बाद उन लोग साइंस वगैरह से बिल्कुल टच में नहीं होते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक आध चीज़ें बीच बीच में आई जाएंगी, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटी के रूप में, लेकिन कॉमर्स में नहीं आती है। तो थोड़ा सा, तो चना वगैरह जो होता है, दलहन फसलें होती है, वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। पढ़ेंगे कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके सॉइल में नाइट्रेट के रूप में फिक्स करती है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? फिर आपके जो है अबायोटिक तत्वों को प्रभावित करते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना। जलीय चक्र के रूप में चलता है, जल का यूज भी करते हैं और एटमॉस्फेयर में जल छोड़ते भी है। तो हर चीज़ यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड है, एक रूल्स के तहत चल रहे हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? इंटर रिलेशन पाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, हिंदी में लिख लीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। पहला पॉइंट याद रखना है, एक दिशी होता है, क्या होता है आपका? यूनिडायरेक्शनल होता है। इसका मतलब क्या समझेंगे अभी। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और दूसरा पॉइंट याद रखना, फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हिंदी में लिख लीजिएगा, उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। आपका जो है हिंदी में आपका क्या होगा? उष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियम का अनुसरण करता है। अनुसरण करता है। आया समझ में? नहीं समझ, मतलब अभी तो पॉइंट समझ में आना चाहिए, बाकी है अंदर की बात तो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे जो याद रखना है, रूल्स के रूप में, प्रिंसिपल्स के रूप में क्या रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह जो है एक दिशी होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम विल बी क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। एंड सेकंड याद रखना है, इट फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम का अनुसरण करता है ना। अभी प्रथम और द्वितीय नियम क्या है? जो साइंस वाले होंगे 12वीं तक थोड़ा बहुत पता होगा। निशी तुम्हारा क्या रहा है बच्चे 12वीं तक? निशी 12वीं तक क्या रहा है तुम्हारा? बायो। तब तो तुमसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम बना लेते इसको समझने के लिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नीट की तैयारी भी की होगी फिर तो तुमने, बायो है तो एक बार नीट तो ट्राई जरूर किया होगा। पोषण स्तर फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट कहते हैं, और पोषण स्तर फर्स्ट में आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स।
उत्पादक, प्रोड्यूसर इसमें आएंगे। तो पोषण स्तर कहा जाता है, फूड चेन में पढ़ेंगे। फूड चेन में जो है, जो फर्स्ट स्टेज पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट लेवल पे होता है उसको ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट कहते हैं। इसमें ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स आ गए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, और फोर्थ आएगा। तो जनरली एक जनरल लेके चलते कि ये साइज भी छोटा कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स की संख्या जनरली ज़्यादा होती है, बाकी कम होते जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ऊपर की ओर ये क्या होते जा रहा है, आपका सकरा होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है। तो सेकंड में क्या आएंगे, समझ गए? बताने की जरूरत है? हर्बीवोर्स आएंगे आपका, जो यहाँ पर क्या आएंगे आपके हर्बीवोर्स आ जाएंगे, शाकाहारी। यहाँ पर आ जाएंगे आपके कार्निवोर्स, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे हाई कार्निवोर्स, राइट। ओमनिवोर्स अलग होता है, ओमनिवोर्स में शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, उसको सर्वाहारी के रूप में ओमनिवोर्स कहते हैं। वो एक अलग कैटेगरी इसमें नहीं आती है, वो अलग से। मैंने कहा कि कुछ नेचुरल जानवर भी होते हैं, कुछ आपके मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, उच्च मांसाहारी, ठीक है, वो एक अलग कैटेगरी है। सर्वाहारी जो लेके चलते हैं हम लोग, जो दोनों खाते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर फूड चेन में, नेचुरल फूड चेन में ये चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। नेचुरल फूड चेन में ऐसे ही मिलेगा आपको जो, और सर्वाहारी अलग बना देंगे इधर, तो ये घास फूस भी खाएगा और जो मन करे वो खा लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया डायग्राम ये वाला, है ना। अब यहाँ पर याद रखना है कि एनर्जी का सोर्स हमारा क्या है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में जो ग्रीन प्लांट्स है क्या करते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं आपका जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और साथ ही साथ इनको प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और सनलाइट के प्रेजेंस में। आई बस समझ में? तो सनलाइट होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर एक डेटा लिख लीजिएगा कि सनलाइट का ओनली 1% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। सनलाइट का ओनली 1% क्या होता है, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वगैरह कभी भी आ सकता है कि सनलाइट का कितना % फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। तो आ रही बात समझ में? जो सूर्य प्रकाश है उसका केवल 1% जो है यूज होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आया समझ में? तो ये आंकड़ा याद रखना है, कई जगह पे काम आएगा। चलूं आगे। अब हरे पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन निर्माण करते, अपना विकास करते, अपना डेवलपमेंट करते, उनके सेल्स टिश्यूज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और इस तरीके से आपकी जो है सोलर जो एनर्जी है, सनलाइट की जो एनर्जी है, किसमें स्टोर्ड हो गई आपकी, ग्रीन प्लांट्स में, केमिकल एनर्जी के रूप में। आया समझ में? है ना। सूर्य से प्रकाश जो आ रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का एक पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी या फिजिकल एनर्जी कह सकते हैं। तो इसको भी पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स लॉ में ये भी वर्ड आएगा। तो यहाँ पे सूर्य की यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में भोजन के रूप में कन्वर्सन करते हैं ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स इस तरीके से क्या हो जाते हैं आपके जो है ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आया समझ में? ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इस तरीके से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। अब ये जो ऊर्जा है इसको हरे पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी। तो ये ऊर्जा किधर जाएगी आपकी जो है शाकाहारी में चलेगी, फिर मांसाहारी खाएगा, मांसाहारी से हाई कार्निवोर्स। तो ये एनर्जी का जो फ्लो है सनलाइट से ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट से टॉप ट्रॉपिक लेवल की ओर ही होगा, उल्टा कभी भी पॉसिबल नहीं है।
चक्री भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फिर से सूर्य में चला जाता तो साइक्लिक हो जाता, लेकिन साइक्लिक होता नहीं है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो ऊर्जा का जो प्रवाह है किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन, कोई वो है तो बताएं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और लिख लेना, एक दिशी होता है लेकिन बहुपाथी हो सकता है, मल्टीपाथ हो सकते हैं, बहुमार्गी, एक से अधिक मार्ग से आ सकते हैं। जैसे आपको घास फूस खाओगे तो भी ऊर्जा मिलेगी, है ना, पालक भाजी, चौलाई भाजी, करमत्ता भाजी, मल्टीपाथ हो सकता है आपका जो है, तो उससे भी आप एनर्जी मिल रही है। और चिकन मटन खा रहे हो उससे भी, तो रास्ते मार्ग अलग अलग हो सकते हैं एनर्जी के, लेकिन फाइनली उनमें एनर्जी कहाँ से आई, एक ही डायरेक्शन से गई थी आपकी जो, आई ना बस समझ में? तो ये वर्ड भी याद रखना है कि ऊर्जा का जो प्रवाह एक दिशी होता है किंतु बहुमार्गी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लेना, किंतु बहुमार्गी हो सकता है, एक से अधिक मार्ग से आ सकता है। लेकिन ओवरऑल फाइनली एनर्जी का जो फ्लो सनलाइट से ग्रीन प्लांट से मांसाहारी, मांसाहारी से, है ना। अब तुम बोलोगे मैं तो शेर को भी मार के खा जाऊंगा, तो फिर उल्टा पथ हो, उल्टा दिशा हो गई, लेकिन मार्ग अलग है, लेकिन उसमें एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से हुआ, वो तो नीचे से ऊपर की ओर ही हुआ। तो किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो जो है हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, डायरेक्शन हमेशा एक ही रहेगा, पाथ अलग अलग हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे वैसे इसी तरह से फंसाता है सरल चीजों को। तो पहला पॉइंट समझ में आएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई बताओ? उष्मागतिकी का प्रथम नियम। निशी तुम बताओ, आज तो लगता है डमी स्कूल में पढ़े हो तुम भी नीट की तैयारी करते करते। चलिए कोई बात नहीं, वो घर वाले जबरदस्ती डाल देते हैं कि भैया तुम्हारा इंटरेस्ट साहित्य में है, तुमको डाल दिए होंगे बायोलॉजी पढ़ो, साइंस पढ़ो। किस में इंटरेस्ट है? साहित्य में। इंटरेस्ट का फील्ड कौन सा है? कुछ नहीं है कुछ नहीं भी अपने आप इंटरेस्ट का फील्ड है, ठीक है। चलिए वो कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब पढ़ाई जैसे होता है ना कि बचपन में हमारे खास करके रहता है कि साइंस पढ़ेंगे तभी अच्छा बच्चा है, इंटरेस्ट हो चाहे। मुझे तो पता चला जब मैं अभी पहली बार फिलॉसफी वगैरह पढ़ाने लगा, एथिक्स पढ़ाने लगा, तब लगा कि मेरा इंटरेस्ट का फील्ड शायद ये ज़्यादा अच्छा हो जाता, ठीक है, ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा हो जाता। बचपन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डाल तो दिए, तो रट करके पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन उतना ग्रेप्स जितना इंटरेस्ट आना चाहिए उतना इंटरेस्ट आता नहीं था। अब लगता था कि उस समय ज्योग्राफी पढ़वा दिए होते तो मस्त वर्ल्ड घूम घूम करके कुछ रिसर्च करता, इस बहाने घूमना भी हो जाता मेरा। तो वो हमारे पास उस समय उतना गाइडेंस नहीं था। पेरेंट्स लोग ये देखते हैं कि भैया 10वीं हो गया तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, उतना ही सोच पाते थे, उतने ऑप्शंस पहले नहीं थे, अब है हमारे पास। तो ये देखना चाहिए पेरेंट्स को, या आप लोग भी कल के दिन में पेरेंट्स बनेंगे तो ये देखना है आपको जो है कि बच्चे का इंटरेस्ट किधर दिख रहा है। जैसे मेरे भी 2 बच्चे, तो मैं उनको ये नहीं देखता कि पढ़ो, देखता हूँ किस में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जैसे एक छोटा वाला ड्राइंग में दिखाता है, ठीक है, दिमाग भी ठीक है उसका, पढ़ने वढ़ने में भी ठीक है, थोड़ा ढकेलना पड़ता है। बड़े का दिमाग अपने आप ठीक है, उसको मालूम है कि कंप्यूटर में ही करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने से बचपन से लगा हुआ है कोडिंग वोडिंग करने में, गेम भी खेलता है, तो गेम बनाने की सोचता है कैसे बनाऊंगा, तो समझ में आ जाता है कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा, तो इसलिए वो उनका हम टोक टाक ज़्यादा नहीं करते, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो एक समझ में आ जाता है कि हाँ किसका किसका इंटरेस्ट किधर दिख रहा है, और किसी का खेलने में दिखता तो खेलने में डाल देते। और हमारे खेलने का मतलब है कि कौन सा खेल के पहाड़ खोद लोगे बोलते थे तो सिर्फ पढ़ाई ही करवाते थे। लेकिन अब ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। एनीवे, प्रथम नियम क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है नहीं, है ना, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है नहीं नष्ट या विनाश की जा सकती है ना। इंग्लिश में लिखी जाए एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी, है ना, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब याद आ गया होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा करके, है ना।
एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आया समझ में? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट या विनाश किया जा सकता है। साक्षी लिख लिया? तुम अपनी एनर्जी लगा रही हो स्पायरल को ठीक, वही तो स्पायरल को ठीक करने में लगा रही हो तो मेरी तरफ ध्यान नहीं है तो फिर पढ़ाई की एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, नहीं नष्ट। लिख लो यहाँ तक। अब इसको इकोसिस्टम में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो एक यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्म है, तो ये एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है। सूर्य की ऊर्जा का 1% यूज हो रहा है और वो किस में खर्च हो रहा है? आपका रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्सन हो रहा है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी बन गई? खाना का मतलब, भोजन का मतलब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आगे बस समझ में? तो उसी में एक आगे भी जोड़ सकते हो, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है, न ही उत्पन्न, न ही उसका विनाश होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आगे जोड़ लीजिए उसी में, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। इंग्लिश में नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कॉमा लगा के, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? उसका परिवर्तन होते रहता है, किया जा सकता है। आया समझ में? जैसे विद्युत ऊर्जा है ना, जैसे हम लोग प्लग, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की सप्लाई हो रही है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई हो रही है। जैसे ही उसमें प्लग लगाएंगे, आपका AC DC वाला होता है, वो आपके मोबाइल में चार्जिंग के रूप में काम करने लगेगा, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। या उसमें लगाओगे तो मोटर घूमने लग जाती है, तो मोटर घूमती वो कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, मोटर का घूमना। अरे बस समझ में? मैकेनिकल एनर्जी हो गया। लेकिन जनरेटर है तो जनरेटर में मोटर पर घूमती है, उससे फिर से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। तो जनरेटर को क्या काम करता है? यांत्रिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अरे ना बात समझ में? तो इस तरीके से एनर्जी क्या होती है आपकी? ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें कुछ भी चेंजेस, मतलब क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। आगे बात समझ में? सिर्फ चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है? तो आंसर मिल गया कि मैकेनिकल एनर्जी का किस में चेंज हो रहा है? आपका केमिकल एनर्जी में रूपांतरण हो रहा है ना। ये क्वेश्चन आता है, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द विच एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी जो है केमिकल एनर्जी में। आया समझ में? तो इकोसिस्टम का फर्स्ट लॉ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सेकंड लॉ क्या कहता है? ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट के कंटेक्स्ट में हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें हम सरल शब्दों में देखते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई कार्य होता है ना, जब भी कोई कार्य होता है ऊर्जा खर्च होती है। जब भी कोई कार्य होता है ऊर्जा क्या होती है आपकी? जो है खर्च होती है, एंड वाइस वर्सा, इसके विपरीत। यदि ऊर्जा खर्च हो इसका मतलब कोई ना कोई कार्य हो रहा है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इफ एनी वर्क डन एनर्जी एक्सपेंस। एनर्जी एक्सपेंस, इफ एनी वर्क डन एनर्जी एक्सपेंड्स एंड वाइस वर्सा। ऊर्जा खर्च हो रही, इसका मतलब कोई ना कोई कार्य हो रहा है। जैसे तुम लोग बैठे बैठे भी थक जाते हो, बैठे बैठे भी भूख लग जाती है, तो बैठे हो, काम तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन भूख क्यों लग रही है फिर? क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शनिंग तो कर ही रही है ना। आपका रिस्पिरेशन प्रोसेस, श्वसन क्रिया निरंतर चल रही है, शरीर थोड़ा बहुत हिलडुल रहा ही है, एकदम पुतला बन के थोड़ी बैठे हो। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ काम हमेशा होते रहता है। इसीलिए हमें बैठे बैठे या सोने के बाद भी हमारा शरीर काम करता है, इसलिए रात भर में खाना पच जाता है ना। बस ये है कि थोड़ा सा रात को कम खाना चाहिए। आई ना बात समझ में? क्योंकि उतना काम रात को नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ें, तो इस तरीके से श्वसन क्रिया के कारण से ऊर्जा यहाँ पे क्या हो रही है? खर्च हो रही है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे, दौड़ धूप करोगे, जिम जाओगे तो ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी आपकी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही, खर्च हो रही है। आ रही बात समझ में?
तो सेम चीज़ इकोसिस्टम के साथ में यहाँ पर अब अप्लाई करना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश को ले तो लिए, लेकिन पूरी की पूरी ऊर्जा आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी, कुछ अपने विकास में खर्च करेगी आपका जो पेड़ पौधों के सेल्स टिश्यूज डेवलप होंगे। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 90% ऊर्जा क्या हो जाती है आपकी जो है खर्च हो जाती है। 90% जो ऊर्जा है वह क्या हो गई आपकी जो है खर्च हो जाती है। सिर्फ 10% आपकी बची रहती संचित होती है, स्टोर्ड होती है। ओनली 10% क्या होती है आपकी जो है स्टोर्ड होती है, और 90% एक्सपेंस हो जाती है आपके जो है। आगे बस समझ में। और ये ऊर्जा खर्च किस में हो रही है आपकी, श्वसन क्रिया और बाकी बायोलॉजिकल जैविक विकास में, रिस्पिरेशन प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपका जो है रिस्पिरेशन प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में खर्च हो रही है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो 90% ऊर्जा खर्च हो गई, कितना स्टोर्ड है, ओनली 10%। तो ऊर्जा खर्च हो रही, इसका मतलब पेड़ पौधों में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वो भी श्वसन क्रिया करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, उनके भी सेल्स एंड टिश्यूज डेवलप होते हैं, बढ़ते हैं आकार में जो है कि नहीं। तो इस तरीके से 90% खर्च हो गई। अब ये 10% बच गई, यही 10% आगे की ओर क्या होती है आपकी ट्रांसफ़र। ये 10% जो यहाँ पे अक्यूमुलेटेड है, स्टोर्ड है, वही आगे की ओर क्या होती है ट्रांसफ़र होती है। फिर इसमें 90% खर्च हो जाएगी, फिर 10% ट्रांसफ़र होती है, फिर 90% खर्च हो जाएगी, 10% क्या होती है ट्रांसफ़र होती है। आ रही बात समझ में। तो हर एक लेवल पे 10% ऊर्जा ही आगे की ओर क्या होती है ट्रांसफर होने के लिए स्टोर्ड होती है। इसे 10% का नियम कहा जाता है, 10% प्रिंसिपल कहा जाता है इकोसिस्टम का। आया समझ में। ये भी याद रखना, 10% प्रिंसिपल ऑफ इकोसिस्टम। क्या समझ में आया कि इच ट्रॉपिक लेवल पर 90% कंज्यूम हो जाती है, 10% बस आगे की ओर क्या होती है ट्रांसफर के लिए बची रहती है। आया समझ में। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी क्या हो गया यहाँ पर फॉलो हो गया कि खर्च हो रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है, और सिर्फ 10% बच रही है आपकी। आगे बात समझ में। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रूल्स फॉलो होता है एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम में। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जहाँ पे मैथ्स यूज होगा आपका। यदि मान लेते हैं हरे पौधों के पास 10,000 कैलोरी एनर्जी स्टोर्ड है, तो ट्रॉपिक लेवल 4 में कितनी कैलोरी पहुंचेगी एनर्जी, बताओ मैथ से कैलकुलेट करके जल्दी से। ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी यहाँ पे पहुंचेगी, कितना परसेंट नहीं, कैलोरी में दिया मैंने। 10,000 कैलोरी स्टोर्ड इन ग्रीन प्लांट्स, देन व्हाट विल द एनर्जी रीचेस टू 4th ट्रॉपिक लेवल में। कैलकुलेट करो, दिमाग लगाओ गणित का, सेट का। साक्षी क्या पूछा क्वेश्चन, समझ में आया। 10,000 कैलोरी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के पास। तो ट्रॉपिक लेवल 4 में एनर्जी कितनी पहुँचेगी 10 कैलोरी। आया समझ में सबको, यहाँ तक कितनी पहुँचेगी आपकी 10 कैलोरी। नसरीन समझ में आया, साक्षी आ गया। कि जबरदस्ती पड़ोसी हिला रहा है तो मैं भी हिला देती हूँ, करके हिला रही हो। कैसे 10 कैलोरी आएगा बताओ। हाँ, तो पहले जो है 10,000 का है, तो 10,000 का 10% कितना जाएगा आगे, 10,000 का 10% 1,000 है कि नहीं। 1,000 का 10% 100, और इसका 10% 10 कैलोरी। चलिए सबको समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी बना देता है कि इस ट्रॉपिक लेवल पे इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो ट्रॉपिक लेवल 3, 4, 5 में कितना, 3, 4 में कितना पहुंचेगा, है ना। आगे 5 भी बनाना है तो बना सकते हैं, अलग बीच में दूसरे जानवर डाल दोगे तो, लेकिन मेन आपका स्टैंडर्ड आपके 4 ट्रॉपिक लेवल मिलेंगे आपके। आए समझ में।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल पढ़ेंगे इसके आगे के 2-3 नियम और पढ़ेंगे। इसको समझ गए, कॉन्सेप्चुअल बेस पर है आपका, अच्छे से पढ़ लेना। इंटरनल सिक्योरिटी सर सैटरडे तक ख़त्म करके जाएंगे।